कोरोना काल है, कोविड का काल है, इसलिए 345 सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के। तो एक स्थान पर 345 लोगों को इकट्ठा नहीं बुला सकते क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस ऐसी हैं। इसलिए पार्टी ने 6 स्थान पर इस कार्यकारिणी की बैठक को एक्चुअल और वर्चुअल रूप में किया है, जिसका केंद्र चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी और बाकी सभी पार्टी के उस क्षेत्र के 4 जिलों के कार्यकर्ता कार्यकारिणी के वो चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। एक बैठक यहाँ हिसार में हो रही है, जिसमें 4 जिले सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और भिवानी यहाँ के कार्यकारिणी के सदस्य हमारे सब विधायक हैं, सांसद हैं। एक बैठक इसी तरह जींद में 3 जिलों की है, एक रोहतक में 4 जिलों की है, एक रेवाड़ी में 3 जिलों की है और एक गुरुग्राम में वहाँ 4 जिले उपस्थित हैं। लेकिन एक टू वे बैठक हो रही है, एक्चुअल और वर्चुअल। चंडीगढ़ से जो बातें होती है यहाँ सुनी जा रही है, यहाँ से जो बातें होती है वो चंडीगढ़ हो रही है। ऐसी सब स्थान से इस तरह से टू वे हो रही है। अभी एक सेशन हमारा भोजन से पहले का पूर्ण हुआ है। इस सेशन में कार्यकारिणी का उद्घाटन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जी का संबोधन हुआ। उन्होंने पार्टी का इतिहास विकास, कैसे पार्टी 2 से इतने बड़े तक पहुंची है, किस तरह से हम पिछले 7 साल से देश की लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने का मोदी जी के माध्यम से, आदरणीय मनोहर लाल जी के माध्यम से काम कर रहे हैं। और पार्टी आज इतनी बड़ी बन गई है, उसके बारे में सारे उन्होंने अपना उद्बोधन दिया है। उसके बाद जिला की रिपोर्ट्स आई है। 22 के 22 जिला अध्यक्षों ने अपने जिला में पिछले 1 साल में, क्योंकि कोरोना काल ही निकल गया, ये हमारी कार्यकारिणी भी 1.25 साल के बाद हो रही है इसी कोविड काल से। तो कार्यकारिणी गठित भी हुई है नई वाली। तो उस दौरान क्या क्या कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने हर जिला में किए हैं, चाहे वो केंद्र के कार्यक्रम आए हों चाहे प्रदेश के कार्यक्रम आए हों, ऐसी सारी रिपोर्टिंग जिला अध्यक्षों ने अपनी लगभग 1 घंटे में पूर्ण की। और एक उद्बोधन हमारे जो प्रभारी हैं हरियाणा के, राष्ट्रीय मंत्री हैं पार्टी के, आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी, जो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं जब बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो कोविड काल में काम किए गए हैं लोगों की भलाई के लिए, जो व्यवस्थाएं की गई है, उसके बारे में जानकारी दी है। अभी भोजन का सत्र भोजन चल रहा है, इसके तुरंत बाद 2:45 बजे के बाद 2:45 से फिर बैठक का अगला स्वरूप होगा, जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालात जो प्रदेश के हैं उसके बारे में सब लोग आपस में चर्चा करेंगे। टूबेन चलेगा अभी जिसने भी अपनी बात रखनी है, और एक प्रस्ताव कोविड महामारी पर उसमें किए गए कामों के बारे में रखा जाएगा। और अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सबको मार्गदर्शन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, ये भी लगभग 5 बजे के आसपास, 4:30 और 5 बजे के बीच में दिल्ली से जुड़ेंगे और यहाँ हरियाणा में 6 स्थानों पर बैठे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनका अपना मार्गदर्शन करेंगे। ये कार्यकारिणी पहली बार इस तरह से होली है, टू वे एक्चुअल और वर्चुअल, तो एक नया अनुभव है हम सबके लिए भी। और इसमें कार्यकर्ता बड़े उत्साह से लगे हुए हैं, बहुत सार गर्वित चर्चा इसके अंदर हो रही है। यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। आपका कोई सवाल हो तो आमंत्रित। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक योजना स्टार्ट की थी, जो कॉलोनियां हैं, जो अवैध कब्जे हैं, उनको मालिकाना का हक मिल जाएगा जुलाई का महीने, इसका प्रोसेस क्या करेंगे? ये सरकार से संबंधित सवाल है। मुझे लगता है कि आज हम कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, तो कार्यकारिणी की बैठक से संबंधित कोई विषय आपके पास हो तो उस संबंध में संगठन के बारे में कोई आपके पास बात हो तो मैं उस बारे में आपको जवाब दूंगा। ये फिर डिटेल है, क्योंकि आज का विषय जो हमारा है वो प्रदेश कार्यकारिणी से संबंधित है, उसी बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। मैं अपने जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, वो हमारे भाई हैं, उनको चाय पिलाएं और भोजन का समय उनको भोजन भी उपलब्ध कराएं। देखिए, किसानों का जो आंदोलन था उसकी अब प्रासंगिकता समाप्त हो गई। जिन मुद्दों को लेकर किसान संगठनों ने आंदोलन शुरू किया था वो मुद्दे अब गौण हो गए हैं और अब तो इसका स्थान राजनीति ने ले लिया है। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, कोई बात अगर पसंद नहीं आती तो उसका विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन किसी की गर्दन को पकड़ने का किसी का अधिकार नहीं है।
कानून का राज है, कानून का राज कानून के हिसाब से चलता है। किसानों के लिए जो 3 कानून केंद्र की सरकार लेकर के आई है, एक तो उसमें केंद्र सरकार ने भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें स्टे दे दिया गया, और जब केंद्र सरकार ने खुद कह दिया कि 2 साल के लिए हम इसको स्थगित करने हैं, तो उसी दिन किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत थी, और किसान बैंड बाजे के साथ, ढोल के साथ, अपनी जीत के साथ घर लौटने चाहिए थे। लेकिन जो लाल झंडे वाले या इन जत्थेबंदियों के नेता हैं, या उनके पीछे छुपे हुए कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको लगा कि आंदोलन समाप्त हो गया तो हमारी तो राजनीति सारी खत्म हो जाएगी। तो अब ये किसान जत्थेबंदियों का या कुछ नेताओं का आंदोलन है और विपक्ष के लोगों का आंदोलन है। आम किसान इस बात को समझ गया है, इसलिए आम किसान तो अपने खेत में व्यस्त है, वो तो जीरी लगाने में व्यस्त है, उसको तो अपनी खेती से फुर्सत नहीं है। जब सरकार ने इतनी बार वार्ता की, उसमें एक एक बात को पूछा कि इस कानून में आपको कुछ भी लगता है आप बताइए ना, उसमें संशोधन करेंगे। और जब कानून ऐच्छिक है, एक तो भंडारण का कानून है जिसका किसानों से कुछ लेना देना नहीं, एक कानून जो है वो एग्रीमेंट का कानून है। अरे आपने एग्रीमेंट की खेती करनी है करो, नहीं करनी ना करो। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो अगर एग्रीमेंट की खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए कानून है। जब वो एग्रीमेंट की खेती करेंगे तो उस कानून में बंधे होंगे और उनके फायदे की सारी बातें उसके अंदर है। जो आदमी इंडिविजुअली अपनी खेती कर रहा है उसके लिए उस कानून का कोई मतलब ही नहीं है। जो तीसरा कानून है उस कानून का फायदा उसके लागू होने से पहले ही दिखने लग गया है कि सरसों मंडी के जो सरकार का भाव है उससे फालतू बिक रही है, यही जो सरकार चाहती है। किसान जब ये कहता था 90 के दशक में कि पेन वाले को अपना पेन का रेट तय करने का अधिकार है, मोबाइल वाले को अपना मोबाइल का रेट तय करने का अधिकार है, खाने वाली चीज को अपने खाने वाले का रेट तय करने का अधिकार, तो किसान को क्यों नहीं अधिकार है कि अपनी फसल का रेट तय करे? वही तो कहा है सरकार, वही तो दिया है किसानों को। यानी किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल को जो भी रेट उसने बनाना है उसके हिसाब से बेचते। नहीं, सरकार तो तैयार ही है, सरकार ने जो एमएसपी तय की है उस पर सरकार सारी फसलें को खरीदेगी, लेकिन उससे फालतू अगर आपकी कहीं बिकती है तो उसके लिए अधिकार दिया है कि आप अपने खेत से, अपने खलिहान से, अपने घर से कहीं पे भी व्यापारी को अपना माल बेच सकते हो। हाँ, अगर उससे कम रेट आपका लग रहा है तो मंडी में ले आइए। सरकार की दुकान है, एक सरकार की दुकान है और एक प्राइवेट दुकान है, जिसमें रेट महंगा बिक रहा है उस पर आप बेचिए। ये 3 कानून है और ये ऐच्छिक है, किसी के ऊपर थोपे नहीं गए। ये तो केवल मतलब राजनीति है। मेरा आपके चैनलों के माध्यम से, आपके पत्रकारों, सभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन किसानों से जो खासकर ये जत्थेबंदी है उनको बरगलाने का प्रयास कर रही है, अपनी राजनीतिक हित साधना चाह रहे हैं तो विपक्षी दल, उन किसानों को ये निवेदन है कि इन चीजों को समझे। मोदी जी किसी का बुरा नहीं कर सकते। मोदी जी का लक्ष्य किसानों की आमदन दुगनी करना है अगले 1-2 साल के अंदर, वो उसी में लगे हुए हैं। उसी के लिए वो ये कानून प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए लेकर के आए। नेताजी, आपकी पार्टी ये कह रही है कि किसानों के लिए फायदेमंद है, तो पार्टी स्तर पे क्या किया जा रहा है कि किसानों को ये बात समझ में? बता रहे हैं ना आपको, पार्टी स्तर पर तो बता रहे हैं, आपके माध्यम से उनको बता रहे हैं। इससे पहले भी हमने बताया, गाँव में जाकर इंडिविजुअली हमने पैम्पलेट्स भी बांटे हैं, इन किसानों की प्रतियां भी लोगों को दी हैं। किसानों को भी इंडिविजुअली जाकर 2-2 कार्यकर्ताओं ने हमारे लोगों के घरों में जाकर के बिल्कुल बताया। बहुत से लोग इस बात को समझ गए, कहते हमें तो गलती फीड किया जा रहा है, हमें तो कह रहा है तुम्हारा तो जमीन बिक जाएगी, अरे तुम्हारा तो अनाज पिट जाएगा, तुम्हारी तो एमएसपी बंद हो जाएगी, हमें तो इस तरह से बरगलाया गया। और जब उनको समझ में आया तो अब देखिए ना कितने लोग बैठे हैं बॉर्डर पे, सब लोग अपने घरों में आ गए हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं। पानी भेज रहे, पहले ही पानी भेज दिया है, कोल्ड ड्रिंक भी बेसिक वो जीरे की बोतल है। आइए वक्त साहब, हमारे राज्यसभा सांसद इधर आइए बस। ठीक है जी, मुख्य बात तो यही है, पार्टी जो काम कर रही है, पार्टी जो लोक सेवा में लगी हुई है कोरोना काल में, तो विपक्षी पार्टियां केवल मात्र नारेबाजी कर रही है। उनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है और हमारी भारतीय जनता पार्टी सेवा का काम करने में लगी है। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं यहाँ, कैप्टन साहब गंगवा जी हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, इनकी पूरी टीम है। ये पूरे पिछले 3 महीनों से, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन देने की बात हो, हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, इन सब चीजों की उपलब्धता की बात हो, सेवा रसोई के द्वारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की बात हो, सूखा राशन पहुंचाने की बात हो,
वैक्सीन के हमने जगह जगह कैंप लगा करके हर व्यक्ति को मोबिलाइज किया है कि कोविड का अगर निपटारा करना है तो वैक्सीन के द्वारा ही होगा। अब 21 तारीख को आगे प्रधानमंत्री जी ने फ्री कर दिया सबके लिए, सारे स्टेट्स के लिए। और मास्क और सैनिटाइजर हमने यहाँ हर मंडल के अंदर बांटे हैं, घर घर गए, लगभग 22,000 परिवारों में जाकर के और लगभग 50,000 लोगों से संपर्क किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पार्टी की। बाकी लोग तो केवल ट्वीट करते हैं या अखबारों में बयानबाजी करते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते। लेकिन हमारा कार्यकर्ता प्रैक्टिकल इस कोरोना महामारी में, क्योंकि हमारे लिए सेवा ही संगठन, ये हमारा सोच है, ये हमारी नीति है। सर, एक तो अगर मेडिकल वत्सा बताएंगे उसके बारे में। देखो भाई, आपका क्या नाम है? कुलदीप कल मुझे फोन कर रहा है। अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस की दवाई अवेलेबल है, इंजेक्शन भी एम्फोटेरिसिन अवेलेबल है, मगर ये बीमारी ऐसी है कि एक तो पेशेंट्स को कोरोना हो चुका है, कोरोना में स्टीरॉइड दिए जा चुके और डायबिटीज शुगर भी साथ हो, तो कोई भी लिटरेचर पढ़ के देखो, अमेरिका में भी इसकी फैटिलिटी यानी कि इसकी मृत्यु दर कोरोना से भी ज्यादा है। तो ऑपरेशन की जगह ऑपरेशन कर दिया, दवाइयाँ भी दे दी, इंजेक्शन भी लगा दिया, फिर भी आपको कोई तकलीफ है स्पेसिफिक किसी पेशेंट के बारे में। क्योंकि कल मेरे को कुलदीप फोन कर रहा था, मैंने डायरेक्टर को बताया कि भाई एक तो होता है दवाइयाँ देना, एक होता है स्टाफ का बिहेवियर। इस तरह की बातें कब होती है जब बिहेवियर में कोई कमी आ जाए, तो उसके लिए हम इकदाम कर रहे हैं। मैंने डायरेक्टर को कल, दवाई की कोई कमी नहीं है ना, दवाई की कमी, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं, दवाई की तो मैं बताऊं बात, वो जो रेमडेसिविर 55,000 का लोगों ने बेचा है, वो हमारे पास इतना है कि सारा हरियाणा का काम चल जाए उसमें। एम्फोटेरिसिन भी, ये अब दवाइयों की कोई कमी नहीं, मगर बीमारी ऐसी है ब्लैक फंगस कि आप लिटरेचर खोल के कहीं भी देख लो कि इसका सर्वाइवल रेट क्या है। अमेरिका में भी इसका ये एक खतरनाक बीमारी है। जैसे मैंने कहा कि कोरोना हो चुका है, रेजिस्टेंस गिर गया, शुगर भी है, स्टीरॉइड भी दिए जा चुके, एंटीबायोटिक भी दिए जा चुके। ऐसे हालात में हमने तो स्पेशल सर्जिकल टीम, जिसमें प्लास्टिक सर्जन भी, आई सर्जन भी, ENT सर्जन भी, डेंटल सर्जन भी, मैग्जिलोफेशियल सारी इकट्ठी बना रखी है सर्जरी करने की। 100 से ज्यादा सर्जरी हो चुकी है, तो कई दफा मजबूरियां होती हैं। सर, आप कह रहे हैं दवाइयों की कमी नहीं, लेकिन वो वहाँ की गीता डॉक्टर दीपिका है, उनको बार बार जाकर लिखना पड़ेगा सरकार को लिख के देती है। पुरानी बात कह रहे हो, पुरानी क्यों सर? अभी जो है एम्फोटेरिसिन भी आया हुआ है और रेमडेसिविर भी आया है। वो सभी मरीजों की हालत बोल रहे थैंक यू जी, धन्यवाद। ठीक है, नहीं, एक स्टेज कोरोना में ऐसी थी कि एकदम इतनी इमरजेंसी आ गई कि बेड्स की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी, फिर ये कोविड हॉस्पिटल भी खोलना पड़ा है, तो ये देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल। मगर आज के दिन वो वेव रिग्रेस हो गई है, अब न तो बेड्स की कमी, न ऑक्सीजन की कमी, न दवाइयों की कमी। सर, आप डॉक्टर की है कि तुम्हें कितना फैल सकता है, कितनी संभावना है कि कम होगा? कोविड कम हो गया तो ब्लैक फंगस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मगर क्योंकि बारिश का मौसम आ रहा है, साथ में ये पसीने का मौसम है, तो बारिश का मौसम फंगस का मौसम होता है। मगर ये जो ब्लैक फंगस है, ये कोविड से रिलेटेड फंगस है। जैसे कोविड खत्म होगा ये कम हो जाएगा, और कम हमारे केस हो भी रहे। एक स्टेज में 200 केस एडमिट थे, आज के दिन 70 एडमिट है, तो कम तो हो गया। कुछ ऑपरेट हो रहे हैं और कुछ मैंने काफी मजबूरी भी है कि डॉक्टर पूरी ट्राई कर लें, दवाई भी दे लें। हमने तो दवाई इंग्लैंड तक से मंगाई है। आपको सरप्राइज होगा कि मैंने इंग्लैंड में डॉक्टरों को, एक हरियाणा एसोसिएशन है इंग्लैंड में, उसको मैंने लिखा, डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा है यहाँ का, हिसार का ही मेडिकल कॉलेज रोहतक का पढ़ा हुआ, वहाँ जो है क्वीन का सर्जन है, उन्होंने हरियाणा वाले इकट्ठे किए और यहाँ पैसा भेजा 4 लाख रुपया कि भाई इसकी आप खरीद लो दवाई। क्यों? क्योंकि ये दवाई वो ठंडे मुल्क है, वहाँ भी अवेलेबल नहीं हुई, वहाँ ये फंगस होता ही नहीं वहाँ पे।
हुए तो इंडिया में भी बाई चांस आ गया। पहले वाली लहर में एक भी केस नहीं देखा हमने, इस सेकंड लहर में आ गया, क्योंकि सेकंड लहर ज्यादा खतरनाक थी, पहले वाली से 10 गुना खतरनाक थी। आदरणीय पत्रकार व छायाकर बंधुओं, प्रेस समाप्ति से पहले पार्टी की ओर से एक स्मृति चिन्ह आपके लिए उपलब्ध है।